अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मन्नत मैरिज हॉल। आज कोई शादी वगैरह का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि SIO यानी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से यहाँ पर 10th, 11th, 12th के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इन फ्यूचर वो क्या कर सकते हैं, यानी कैरियर गाइडलाइन यहाँ पर जो है काउंसिल किया जाएगा। कौन कौन मेहमान पहुंच रहे हैं, कैसा प्रोग्राम है, पूरा जो है हॉल एक्सप्लोर करेंगे। चलिए ज्वाइन कीजिए हमारे साथ, करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक्सप्लोर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ स्टूडेंट्स लगा रहे हैं SIO के यहाँ पर फ्लैग। SIO ये पार्ट है जमात इस्लामी हिंद का ही, और इसमें स्टूडेंट्स वगैरह जो है काम करते हैं। तो मेन हॉल में आज का प्रोग्राम है, चलिए। तो दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम रहेगा वो मैरिज हॉल के इस हिस्से में रहेगा, जहां पर आप देख सकते हैं मन्नत मैरिज हॉल का ये बहुत बड़ा हॉल है। चलिए करते हैं एंट्री, दिखाते हैं आपको कुछ भी। तो इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली शदीद वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। दोस्तों, तिलावत कुरान से इस प्रोग्राम का आगाज हो चुका है, और उसके बाद शकार भाई इंट्रोडक्शन थोड़ी स्पीच देंगे, और इंशाल्लाह जो मेहमान आ जाए हैं वो अपने ख्यालात रखेंगे। सेक्रेटरी जनाब तलाम अदनान साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए। इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि ज़हीर अहमद IIT मद्रास बैचलर ऑफ डाटा साइंस से भी दरखास्त करता हूँ कि आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। और इसी तरह एजुकेशन मूवमेंट कन्वीनर SIO के फॉर्मर DO बिजनौर SIO यूपीएस उसामा तैयब साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। इसके बाद शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं शाकार आलम आप सभी लोगों का नेट और SIO यूनिट के जानिब से इस आज के कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम में शामिल होने पर आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। आज के प्रोग्राम का जो पर्पस है, जो मकसद है, जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसकी वजाहत जो है वो टॉपिक से हो जाती है। कैरियर गाइडेंस। कैरियर गाइडेंस आज के हमारे प्रोग्राम का जो नाम है, इसमें हमारा मकसद नौजवानों को, खासकर जो हाई स्कूल 11 और इंटर पास कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये बताना है कि हाउ टू मेक ए करियर आफ्टर 10th, 11th और 12th। मतलब कि वो किस किस कोर्सेज में कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कहाँ जो है किन किन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, और कौन कौन से स्कॉलरशिप जो है वो हासिल कर सकते हैं, और इन सबको हासिल कर वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। या इसके अलावा कौन से कंपटीशन हो सकते हैं, किन किन कंपटीशन में वो हिस्सा ले सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है बेसिक तो नीट वगैरह होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंपटीशन ऐसे होते हैं
जिससे कि हम लोग अवेयर नहीं होते। हमारे जो एक्सपर्ट हैं हमारे बीच में आज शामिल हैं, वो बहुत दूर से हमारे पास तशरीफ लेकर के आए हैं और वो आज हमको इस चीज से ताल्लुक वो बताएंगे। इसी के बीच में एक क्वेश्चन और आंसर जो सेशन है वो रखा गया है। एक इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें आप लोगों के सवालात के जवाब दिए जाएंगे, जिसमें आप कुछ भी अगर आप कहीं कंफ्यूज हैं, कुछ जानना चाहते हैं किसी भी आपने हाई स्कूल कर लिया है या 11th किया है या इंटर किया है, उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं या फिर कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोचिंग सेंटर्स हैं, कहाँ जो है आप कोचिंग ले सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो उसके लिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपके बीच में मौजूद हैं। आप उनसे जो है जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उसमें आप अपने सवालात के जो है जवाब पा सकते हैं। थैंक यू। हाय, मेरा नाम ज़हीद और पहले मैं अपने थोड़े बारे में बता दूं। यूपीएससी क्रैक करना है माशाल्लाह। नीट और एमबीए माशाल्लाह। अच्छा, और लोगों के लिए कुछ नहीं पता? अच्छा है आराम नीट एमबीए कौन जा रहे हैं? 10th में। बहुत बढ़िया। बचपन से मेरी ये ड्रीम थी कि मैं यूपीएससी को परस्यू करूँ एंड उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यही परस्यू करूँगी अपने करियर के लिए, बिकॉज इट वाज माय ड्रीम एंड दैट्स ऑल। फ्रॉम माय चाइल्डहुड मैं चाहती थी कि मैं यही परस्यू करूँ, तो दैट्स व्हाट। मोहित की तरफ से कुछ नहीं सवाल? तो मेहमान खुसूसी आर.के. सिंह आज पहुंच चुके हैं इस SIO प्रोग्राम में मन्नत मैरिज हॉल पहुंच चुके हैं सर। यहाँ पर स्वागत करते हुए सर का तमाम लोग। आप कई लोगों से आगे निकल चुके हो, सो कांग्रेचुलेशंस टू यू। काफी लोगों से, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, लोग अभी 12th पास करते हैं। खुशी की बात है कि हमारे दरमियान आर.के. सिंह जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और आप सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। शुक्रिया। सैयदा राजीव सिंह भी मौजूद हैं कि हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। के सामने आके तो कुछ लोग कुछ कंफ्यूज है कि मुझे हो सकता है कि मुझे नीट भी करना है, मुझे जेईई भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। कुछ है दिमाग में किसी कि अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि मुझे नीट लेना है, मुझे IAS बनना है, मुझे। भाई ज़हीन अहमद IIT है मद्रास से आए हुए थे, वो स्पीच दे रहे थे, बहुत ज्यादा मोटिव किया स्टूडेंट को। तो अभी हमारे नेक्स्ट मेंबर अपनी इस स्पीच को कंप्लीट। तो भाई ओसामा नेक्स्ट स्पीकर रखेंगे अपने ख्यालात। मेरे भाई और बहनों, अभी आप ज़हीद भाई आपसे मुखातिब थे और ज़हीद भाई आपको बहुत डिटेल में और बहुत इंस्पिरेशनली, बहुत मोटिवेशनली कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स और कुछ। अब यहाँ पे बात करी थी ज़हीद भाई ने नीट की। नीट जब हम देते हैं क्या है नीट की फुल फॉर्म, कोई बताए मुझे? कोई बच्चा नीट की फुल फॉर्म बताएगा? हैंड्स अप करे जो बच्चा बताएगा, हैंड रेज करे अपना। नीट की फुल फॉर्म नेशनल कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल कम एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, यही है देखना। तो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हम कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं? अच्छा, नीट का फॉर्म भरा कैसे जाता है? नीट का फॉर्म भरने के लिए नीट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। हम साइबर कैफे अक्सर इस्तेमाल करते हैं, साइबर कैफे पे जाके भरते हैं, खुद भी भर सकते हैं नीट की वेबसाइट पे जाके फॉर्म। उसमें काउंसलिंग करानी होती है, वो काउंसलिंग उसके पूरे के पूरे जो है वीडियो लेक्चर्स आपको, या वीडियो लेक्चर्स के अलावा पूरे की पूरी वर्कशॉप आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप जाएंगे, क्या है बी फार्मा? बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी क्या होता है? फार्मेसी फार्मेसी है मेडिकल दवाइयाँ बनाने की, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन, हाँ फार्मा इक्विपमेंट। तो नीट के थ्रू इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं ना?
जी जी अच्छा, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं कॉमर्स में, बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स कॉमर्स में पढ़ते हैं, और मैंने आर्ट में भी बताया था आपको, है ना। अच्छा, कॉर्पोरेट में बड़ी काम आती है कॉमर्स। कॉर्पोरेट जिसको कहते हैं ना, हम क्या नोएडा में जाएंगे, गुड़गांव में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे और कंपनीज में नौकरी करेंगे। अच्छा, बात कॉमर्स में मैं कर रहा था, बीच में ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो 11th किया, 12th किया, फिर क्या करते हैं, बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम पास, उसका फिर मास्टर्स करते हैं, एमकॉम, फिर पीएचडी के लिए जाते हैं, बीबीए भी करते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एमबीए करते हैं। एमबीए एक चीज होती है सीए, क्या है फुल फॉर्म सीए की, चार्टेड अकाउंटेंट। एक चीज होती है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी। कोई सीए बनना चाहता है ना, तो उसका प्रोसेस आपको पता होगा। ये फाइनल का एग्जाम देकर के आया हूँ। अरे माशाल्लाह, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा और आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आप सीए बनेंगे। बताइए प्रोसेस बच्चों को सबको सीए का। ये दो प्रोसेस है, आप डायरेक्टली 12th के बाद भी जा सकते हैं और बीकॉम के बाद भी जा सकते हैं। बीकॉम के बाद जाने के लिए आपको ये है कि मिनिमम 55% आपको बीकॉम में चाहिए हो। 12th के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप 12th के बाद डायरेक्ट जाओ। और उसके 3 एग्जाम होते हैं, पीपीटी होता है पहला, अभी उसका नाम फाउंडेशन हो गया है, माइक और उसके बाद दूसरा आईपीसीसी होता है और फिर फाइनल होता है। इन दोनों के बीच में 2 साल की ट्रेनिंग होती है जो आपको अंडर टीए करनी होती है। नॉर्मल का प्रोसेस है, और मैं ये कहूंगा कि कॉमर्स फील्ड में ये अपने आप में बड़ा कोर्स है और इसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। अगर आप कोचिंग की फीस को निकाल दें तो बहुत मिनिमम फीस है, और उसमें फिर स्कॉलरशिप के भी इंतजाम किए गए हैं आईटीआई की तरफ से भी, और फिर प्राइवेट इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन, आईटीआई की फुल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड। तो अगर बच्चे उनमें जाते हैं, मेरे को भी अच्छा लगेगा। मैं सीए और सीएस में क्या फर्क होता है? सीए और टीएस में मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इनके वर्क में डिफरेंस होता है। कुछ जगहों पे गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि आपको कंपनी सेक्रेटरी से ही ऑडिट कराना होगा, और कुछ जगहों पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही ऑडिट कराना होगा। बस वो उनके वर्क में डिफरेंस है, बाकी उनका सिलेबस लगभग सेम ही, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थैंक यू। सबको समझ में आई बातें? तो ये है। अब गवर्नमेंट एग्जाम्स भी निकालने के लिए हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के लिए। तो गवर्नमेंट एग्जाम, इसलिए हमारे बीच में बहुत ही खूबसूरत और प्रेसियस अपॉर्चुनिटी है कि हमारे दरमियान रिटायर्ड ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर आरके सिंह मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ मोटिवेट करें, इसलिए मैं आपको स्टेज पर दावत देता हूं कि आप आए और कुछ मोटिवेशनल स्पीच हमारे दरमियान पेश करें। जनाब आरके सिंह साहिब, जहीद अहमद साहिब, distinguished teachers, respected अभिभावकगण, प्रतिभागी गण और यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे आपने आमंत्रित किया, आपको बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। इस मौके पे मैं कुछ अपनी लाइफ के कुछ अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा गांव सिवाड़ी से जब ताजपुर को रोड जाती है, वहां पर एक गांव पड़ता है सड़क पर बुढ़नपुर से पूरब की तरफ को 1.5 किलोमीटर मेरा गांव है, जिसका नाम है रूपपुर शाहपुर। मेरा जन्म स्थान वहां का है। कक्षा 5 तक मैंने शिक्षा ग्रहण की पास के गांव नरावली में प्राइमरी सरकारी प्राइमरी विद्यालय से। कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा ग्रहण की ताजपुर में सरकारी जूनियर हाई स्कूल से। कक्षा 9 से 12 तक मैंने शिक्षा ग्रहण की आरएसपी इंटर कॉलेज सिवाड़ा से, टोटल हिंदी मीडियम। पहले ऐसा नियम था कि पोस्ट ऑफिस में क्लर्क के लिए हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन
फ्रैंचाइज थी। वैकेंसी निकली, मैंने उसमें फॉर्म भरा। इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आया था तो मेरा वो अखबार में मेरा नाम आया, सिलेक्शन हो गया। मैं इसको उस तरह क्या करूंगा आगे। फिर भी मैंने RSM डिग्री कॉलेज नागपुर में BA पार्ट में एडमिशन लिया। 3 महीने गुजरे थे तो पोस्ट ऑफिस विभाग का लेटर आया कि आप ट्रेनिंग में जाइए। 3 महीने की ट्रेनिंग सहारनपुर में है, पोस्टल ट्रेनिंग। मेरे सामने बड़ी समस्या थी कि आर्थिक समस्याएं भी थी, पढ़ना भी चाहता था। तो मैं प्रधानाचार्य महोदय से मिला। SL बहल मेरे प्रधानाचार्य थे, मुझसे बहुत खुश रहते थे। मैंने उनसे कहा साहब मेरी मदद करिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, मदद करूंगा, अगले दिन में 1 दिन आ सकते हो कॉलेज। तो मैंने कहा साहब आ जाओ। तो मैं सैटरडे कभी कैसे ही वैसे ही निकल आता था। इसी तरीके से BA पार्ट बन किया। मेरी पोस्टिंग बिजनौर में हुई। मुझे पता चला कि एक वैकेंसी दीवारा में खाली है क्लर्क की। लोग बता देते इनसे कि सब 10-15 हजार रुपये मांग रहे हैं ट्रांसफर के लिए। तो मैंने सोचा भाई कोशिश करके देखता हूँ, पैसा तो है नहीं। तो मैंने सीनियर स्टूडेंट पोस्ट ऑफिसर को लेटर लिखा कि सिवाड़े में वैकेंसी खाली मेरी जानकारी में आया है, अगर आप मुझे वहां ट्रांसफर कर देंगे बिजनौर से तो मेरा घर पास में है। अब मेरी व्यक्तिगत सुविधाएं तो हो जाएगी, मेरी जो डाकखाने में काम करने की क्षमता वो भी बढ़ेगी। चौथे दिन मेरा ट्रांसफर लेटर आ गया, मैं सिवाड़े ज्वाइन कर लिया। मैं डेली अपने गांव से साइकिल से आता जाता था। हमारे पोस्ट मास्टर साहब से मेरा उससे झगड़ा हो गया। उसने कहा तुमने बिना परमिशन के, मैंने BA पार्ट 2 में कांच में एडमिशन ले लिया था। लोग ये कहा करते थे मुझसे कि वहां एडमिशन ले लो, जाओ या मत जाओ। तो BSM कॉलेज कांच में एडमिशन लिया। मेरे पोस्ट मास्टर साहब मुझसे नाराज हुए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी गवर्नमेंट को शिकायत कर रहा हूं, तुमने बिना परमिशन के एडमिशन ले रखा पढ़ने के लिए। मुझे डर लगा, मैंने इस्तीफा दे दिया। BA करने के बाद मैं देहरादून गया। आर्थिक समस्या सामने रहती थी। आपको ताज्जुब होगा सुन के, मेरी शादी कक्षा 9 में हो गई। मोमबत्ती जी हम दोनों जब कक्षा 9 में पढ़ते थे तो उस तक मेरी शादी हो गई। तो जाहिर जो परिवार था तो उसके लिए बस पैसे की जरूरत होती है। सही हो। देहरादून में एडमिशन लिया है मैंने। अब फिर समस्या कैसे, CDA एयरफोर्स में वैकेंसी निकली UDA की, अपर डिवीजन असिस्टेंट। सिलेक्शन हुआ, वहां मैंने ज्वाइन कर लिया। इत्तेफाक की वजह DBS कॉलेज में देहरादून में मॉर्निंग क्लासेस 7 बजे शुरू होते थे, 9:45 बजे समाप्त हो जाते, केवल उनके लिए जो सर्विस करते हैं। तो मैं 5 बजे उठता था, खाना बनाता था, खाना खा के रख के लग जाता था और स्कूल जाता था। और 7 बजे से 9:45 बजे स्कूल, खाना उठाया, ऑफिस चला गया। MA किया, MA में हिंदी मीडियम। जब मैं IAS में बैठा 68 में पहली बार 1968, तो उस समय UPSC में मीडियम ऑफ राइटिंग तो था वो इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज नहीं थी। दिक्कत ये, अब हिंदी मीडियम से मैंने MA किया, लिखना इंग्लिश में, मेरे सामने कुछ दिक्कतें आई शुरू। लेकिन जब मैंने इंग्लिश की किताबों से पढ़ना शुरू किया तो मैं कामयाब हुआ। और पहले चांस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उससे पहले मैं UPPSC जो उत्तर प्रदेश का परमिशन उसमें बैठा। आपको ताज्जुब होगा सुन के, एक्साइज इंस्पेक्शन एग्जाम हुआ करता था, एक अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम हुआ करता था। मैंने दोनों एग्जाम टॉप किए, तो टॉप, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। मेरे पिताजी कहा करते थे, मेरे पिताजी ने पूछा तुम इससे आइए उसमें कलेक्टर बन जाओगे? तो मैंने कहा पिताजी से तो नहीं बन सकते। बोले ना कलेक्टर ही बनना है। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, दोनों जॉब ज्वाइन नहीं। IAS में बैठा पहली बार, क्वालिफाई किया,
पहले प्री वगैरह नहीं होता था, क्वालिफाई किया लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी बार बैठा, दूसरी बार भी सिलेक्शन, तीसरी बार मेरा दूसरी बार सिलेक्ट हुआ IAS अलाइन में, सेक्शन ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सचिवालय, डिपार्टमेंट ऑफ आइंस में मेरी पोस्टिंग। और जब थर्ड चार्ज में बैठा, वहीं दिल्ली में सर्विस में करता था, पढ़ता भी था, लिखता था, तो वहां मेरा IAS में सिलेक्शन। तो साथियों, बहुत मुश्किल होता है सफल, मगर हिम्मत नहीं हारनी होती। अगर हिम्मत हारेगा आदमी तो फिर वो सफल नहीं होता। मैं आपको कुछ 2-3 बातें ऐसी बताना चाहता हूं, सफलता कैसे मिले। 3 S ध्यान में रखें। सद्बुद्धि होनी चाहिए, संकल्प, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। अगर आप संकल्प नहीं तो, और समर्पण, डेडिकेशन। मैं एक बार फिर आयोजकों का धन्यवाद करता हूं और ये ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारे सभी प्रतिभागी इनको इस कार्यक्रम से लाभान्वित होकर इन्हें अपना कैरियर चुनने में मदद मिलेगी। मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं GTIC की प्रिंसिपल बबीता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। अब हमारा अगला प्रोग्राम जो है वो ओपन सेशन है, क्वेश्चन एंड आंसर। हमारे एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं और मैं अपने अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल ये है कि चूंकि आज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा इस पर चर्चा में है, इसके अलावा जैसे GTP है, DeepSeek है, काफी कुछ नॉलेज लेकर के हम अपना कैरियर बना सकते हैं। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि AI या इससे रिलेटेड जो और भी कोर्स वगैरह है, 10, 11, 12 के बाद करके क्या उसमें करियर बनाया जा सकता है? मेरा ये क्वेश्चन, अगर बनाया जा सकता है तो किन यूनिवर्सिटी से और कहां से ये कोर्स किए जा सकते हैं? पर्टिकुलर पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन अभी इंट्रोड्यूस होना है। अभी कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर वो शुरुआत होने जा रही है, लेकिन अभी बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में है। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे कि जो कोर्सेज हैं वो शॉर्ट टर्म बेसिस कोर्सेज बहुत हो रहे हैं। जैसे पावर BI कोर्स होता है 6 महीने का, तो वो किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से फुल स्टैक भी कर सकते हैं आप, शॉर्ट स्टैक भी कर सकते हैं। जो आपका सवाल था बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मैं डेटा साइंस पढ़ रहा हूँ और जो आप देख रहे हैं कि मशीन लर्निंग और डीप सीक वगैरह ये हमारी फील्ड की है, तो आई थिंक मैं थोड़ा इसके अंदर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो बात आई AI की, AI ML और डीप लर्निंग AGI भी आने वाला है उसके लिए, और देखा जाए तो 10 साल के अंदर अंदर AGI आ जाएगा। आपने अभी कहा कि जैसे कोर्सेज कराते हैं प्राइवेट, कुछ यूट्यूबर्स भी है, ध्रुव राठी लाइक, महात्मा जी वगैरह करके एक्सेट्रा, तो मतलब वो तो अच्छा खासा नाम है उनका और वो करा रहे हैं, लोग फायदा भी उठा रहे हैं। ये बात क्यों कही आपने, मतलब उनसे ना करे प्राइवेट? ये थोड़ा नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक्चुअली मेरा ये मैंने कहा था साथ में कि मेरा पर्सनल टेक है, क्योंकि मैं क्या सीखा हूँ उससे सीखा हूँ, और जो वो सीखे वो उससे सीखे। आप समझिए कि किसी भी बंदे को ABCD नहीं आती, वो बॉर्डर स्कूल से हिंदी, तो अगर जिसका बिल्कुल ही जीरो बेसिक फाउंडेशन नहीं है तो वो बेचारा वो कर ले। लेकिन अगर आपको पता है कि इंटरनेट क्या है, कैसे आपको यूज करना है, तो आपको बेसिकली आता है कि आपको यूट्यूब चलानी आती है, आपको ChatGPT पता है क्या है, आपको टाइपिंग आती है, तो इट इज बेटर फॉर यू टू जस्ट आप खुद से ट्राई करें। बाकी मैं क्वेश्चन के पूछने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से काफी सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर बैठे हैं उनके मन में भी होगा ये सवाल। तो मतलब
गाइडेंस और मतलब अलग चीज है, बट मैं करियर से रिलेटेड पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कि हम 12th में आते हैं या फिर 10th में रहते हैं और सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है कि उन्हें कौन सा कोर्स करना है आगे चलकर या उन्हें क्या बनना है आगे जिंदगी में। पर हमें जो कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए वो हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए या फिर जॉब अवेलेबिलिटी देखकर सेलेक्ट करना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म जो हमारे पास टाइम होता है उसको देख करके हमारे घर वालों को जरूरत है हमारी कि हम जल्दी से जल्दी कुछ करें और कामयाब हो। तो आप इसमें कुछ बताइए कि हमें जो कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए वो किस बेसिस पे करना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है कि हमारा कोर्स सिलेक्शन जो है 10th के बाद या 12th के बाद क्या होना चाहिए। सबसे पहले सवाल 10th के बाद आता है कि 10th के बाद हमें स्ट्रीम चूज करनी होती है कि हम साइंस में जाएंगे या कॉमर्स में जाएंगे या आर्ट्स में जाएंगे। तो जब हम 10th कर लेते हैं तो हमें 10th के एग्जाम देते वक्त या 10th पढ़ते वक्त एक सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है कि मैं किस में ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ, मैं मैथ्स में कर सकता हूँ क्या, या मैं साइंस में कर सकता हूँ, या मैं कॉमर्स में जा सकता हूँ क्या। वो सेल्फ रियलाइजेशन मेरा ख्याल है हर स्टूडेंट को होता है 10th के बाद, मेरा पोटेंशियल क्या है ना। तो हम अपने पोटेंशियल के हिसाब से हमें सबसे पहला जहां पे सिलेक्शन होता है करियर का पहला 11th में वो चूज करना चाहिए। वो पहला हमारा इम्तिहान होता है कि हम क्या करने वाले हैं, है ना। हम अगर ट्रेंड है लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और नीट कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मतलब मेरा ये सेल्फ रियलाइजेशन है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है बायोलॉजी में, मैं आर्ट्स में ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ, है ना। तो मुझे आर्ट परस्यू करनी चाहिए। अगर मुझे ये रियलाइजेशन है कि नहीं मैं आर्ट और बायोलॉजी दोनों नहीं, मैं साइंस मैथमेटिक्स में ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, मुझे इंजीनियरिंग पसंद है या मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो मुझे मैथमेटिक्स की तरफ जाना चाहिए। बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पैसा किसमें ज्यादा है या करियर कहां ज्यादा अच्छा बन रहा है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं आज के मॉडर्न वर्ल्ड में 21st सेंचुरी में, कोई भी कोर्स, कोई भी नॉलेज, कोई भी स्ट्रीम करियर से खाली नहीं है। हर स्ट्रीम में पैसा है, हर स्ट्रीम में जॉब है, हर स्ट्रीम में करियर है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उस फील्ड में कितना एक्सेल करते हैं। एक जमाना था जब आर्ट्स को बहुत कम समझा जाता था, कमतर समझा जाता था। आज भी आर्ट्स को लेकर उतना ज्यादा रुझान नहीं होता है। बीए करते हैं लोग, एमए करते हैं, तो ये समझा जाता है कि जो कुछ नहीं कर पा रहा है वो बीए कर रहा है, जो कुछ नहीं कर पा रहा है वो आर्ट्स पढ़ ले रहा है। लेकिन हम देखते हैं ना कि दुनिया को चलाने वाले लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, जो यूपीएससी में आते हैं या बहुत सारी चीजों में जो आते हैं, रिसर्च जो करते हैं, पीएचडी जो करते हैं, सोशल साइंसेस में भी एक्सेल करते हैं, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बनते हैं, एडवाइजर्स बनते हैं बड़े बड़े मिनिस्टर्स के, वो सब कौन होते हैं? वो सब आर्ट्स पढ़े हुए लोग होते हैं। तो इनिशियली अगर हमारे अंदर ये चीज बैठ जाएगी कि मैं देखूं कि पैसा किसमें ज्यादा है, मैं देखूं कि कहां ज्यादा जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो हम अपना करियर सिलेक्शन पर सही नहीं करेंगे। हमारी करियर सिलेक्शन की बुनियाद हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, हमारा पैशन होना चाहिए। तब हम किसी भी फील्ड को चुनेंगे उसमें हम अपना बेस्ट देंगे और अपना पूरा पोटेंशियल डालेंगे तो हम एक्सेल करेंगे। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जैसे कि उन्होंने वीडियो एडिटिंग और एआई वगैरह के बारे में बताया था, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट तो कुछ और हो रहा है पर हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हमें कुछ जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर भी आते हैं और भी है, तो उनको यही होता है कि हम जल्दी से जल्दी कोई जॉब कर ले। तो उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज चूज करनी चाहिए या हम बैचलर डिग्री की तरफ जाना चाहिए या डिप्लोमा चूज करने चाहिए? ग्रेट ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है कि हम में से ज्यादातर लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे सामने इमीडिएट ये सवाल होता है 12th करने के बाद या डिग्री करने के बाद कि व्हाट नेक्स्ट, हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी फैमिली में, फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली। ये सवाल बहुत जेन्युइन है, सबके साथ सब फेस करते हैं लाइफ की किसी न किसी स्टेज पे कि मैं ठीक है अपना करियर मैंने बनाया, एक फील्ड चूज की, लेकिन मैं उससे कितना अर्न कर रहा हूं या उसको कितना कैपिटलाइज कर सकता हूं। ये बहुत जेन्युइन सवाल है, हम सबको सोचना चाहिए इस बारे में। तो उसमें भी हमें देखना चाहिए कि आज का जो वक्त है वो मल्टी डिसिप्लिनरी दौर है। मतलब कोई एक काम करके आप जो है सेटिस्फाई नहीं हो सकते। अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो पैरेलली आप पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। आज के वक्त में गवर्नमेंट ने एजुकेशन को इतना लिबरलाइज कर दिया है कि आप, एक जमाना था कि आप डिग्री कर रहे हैं तो सिर्फ डिग्री कर रहे हैं, है ना, आप दूसरी चीज नहीं कर सकते। लेकिन अब एजुकेशन लिबरल हो चुकी है, आप डिग्री कर रहे हैं साथ में डिस्टेंस से कोई डिप्लोमा भी कर रहे हैं, साथ में कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रहे हैं, साथ में कुछ पार्ट टाइम भी कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें हमें बैक वक्त सोचनी है ना। आज के वक्त में इतना ज्यादा कंपटीशन है और इतनी ज्यादा
जो है चीजें बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही है कि हम सिर्फ डिग्री करके सेटिस्फाई नहीं हो सकते। मैं अगर बीएससी कर रहा हूं, मैं बीए कर रहा हूं या मैं बीकॉम कर रहा हूं, तो सिर्फ बीए बीएससी बीकॉम करके जो है आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते। आपको साथ में देखना पड़ेगा कि अगर आपने बीकॉम चूज किया है तो कॉमर्स में कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज चल रहे हैं जो शॉर्ट टर्म है, 6 महीने का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है। आपने बीएससी चूज किया है तो फिर साथ में आप कौन से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पैरेलली सोचनी पड़ेंगी, ये वक्त की जरूरत है। और दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो आप फिर एक सही करियर और सही जॉब की तरफ भी पहुंचेंगे। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपके सामने बहुत कॉम्पिटिटर्स आएंगे। बहुत सारे लोग क्या लेकर आएंगे कि मैंने बीए किया, एमए किया, मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, लेकिन कॉम्बिनेशन जिसका अच्छा बन जाएगा, मैंने बीएससी किया और साथ में इसके साथ मैं एक डिप्लोमा कोर्स भी कर लिया, साथ में एक सर्टिफिकेट कोर्स भी कर लिया, वहां वो एज ले जाता है, वहां वो प्लस पॉइंट ले जाता है। तो ये चीजें हमें साथ में एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। बेसिक सा ये था कि अर्न साथ साथ कैसे हो जाए। अर्न साथ साथ करने के लिए भी आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिसमें आप साथ साथ अर्न भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। लर्न एंड अर्न का जो कॉन्सेप्ट है आज के वक्त में, है ना, कि आप फॉर एग्जांपल आप बीकॉम कर रहे हैं और बीकॉम में आप कॉमर्स सीख रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन साथ में बहुत सारी आपको ऐसी जो पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाएंगी जहां आप अपने उस कॉमर्स की स्किल का इस्तेमाल करके आप अर्न भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये एक कॉन्ट्रास्ट रहेगा आपके जहन में कि कहां मैं ज्यादा वो अपना वक्त दूं। एक बार जब अर्न करना शुरू करते हैं हम तो हम उसको और ज्यादा डबल करना चाहते हैं, हम रुकना नहीं चाहते, है ना। तो जहां पे अर्निंग का सवाल आता है वहां हम कहीं ना कहीं अपनी लर्निंग से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, अगर बहुत हमारे साथ ऐसे चैलेंजेस नहीं है और हमारे पास ये प्रिविलेज है और हम पढ़ सकते हैं, आगे लर्न कर सकते हैं, तो सिर्फ लर्न करना चाहिए इनिशियल स्टेज में। लेकिन जहां हमारे साथ ये चैलेंज आता है तो हम अर्न भी करते हैं साथ साथ में। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो दूसरों को सिखा सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। पार्ट टाइम एमएनसीज में बहुत सारी जॉब्स निकलती है। मेरे ख्याल से उसामा भाई खुद चूंकि एमएनसी में रहे हैं तो बता पाएंगे कि किस तरीके से हम कॉर्पोरेट में भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। देख रहे हैं कि आजकल सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीछे जा रहे हैं, तो इसके अलावा हमारे पास 12th के बाद और कौन से बढ़िया ऑप्शंस हैं जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को छोड़ के या उनके रेफरेंस में कर सकते हैं, और अगर हम उनके पीछे जाते भी हैं तो हम मैक्सिमम कितने ड्रॉप ले सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि हम देखते हैं कि 12th के बाद जो है ज्यादातर जो रुझान बना है हमारे तालीमी निजाम में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रुझान है कि या तो आप मेडिकल में जाएंगे या आप इंजीनियरिंग में जाएंगे या आप ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी में जाएंगे। ये बेसिकली 2-3 स्ट्रीम है जहां हम अपनी किस्मत को आजमाते हैं। ये सवाल कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते भी तो कितने ड्रॉप लेने चाहिए। मेरा ख्याल है ये जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक बड़ा मशहूर जुमला है, खासतौर से जेईई और नीट के तनाजुर में कहा जाता है कि ये सिलेक्शन के एग्जाम्स नहीं है, ये एलिमिनेशन के एग्जाम्स है ना। जो कैपेसिटी इंडिया में मेडिकल सीट्स की है या इंजीनियरिंग सीट्स की है और रेशियो देखेंगे आप कि कितने लोग उसमें अपीयर होते हैं उस एग्जाम्स में, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये एग्जाम्स जो है एलिमिनेट करने के लिए एक बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा होता है जो इनमें सिलेक्ट होता है। मेडिकल सिलेक्ट नहीं होते, सिलेक्ट होते हैं हमारे आपके जैसे स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद इसमें से क्या होती है, एलिमिनेट होती है। फिर वो दूसरा अटेम्प्ट देती है, फिर वो तीसरा अटेम्प्ट देती है। अगर आप फर्म में अपने इस डिसीजन पे कि मैं निकाल सकता हूं तो आप आखिरी अटेम्प्ट तक जाइए। मैं नहीं कह रहा कि आप रुकिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अपनी तैयारी पे आप कॉन्फिडेंट है, तो आप आखिरी अटेम्प्ट तक जाइए। आपको जाना चाहिए क्योंकि आप तैयारी, इसीलिए आप इस मैदान में हैं। लेकिन आपको एक अटेम्प्ट के बाद, 2 अटेम्प्ट के बाद ये रियलाइज होता है कि नहीं, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। ये रियलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप इसी काम के लिए बने हैं या आप इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं या इसके अलावा कुछ कर सकते हैं। तो वहां से सक्सेसफुली रिट्रीट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से वापस आना और पॉजिटिव नोट के साथ वापस आना, निगेटिव होकर वापस आना नहीं, मायूस होकर लौटना नहीं है। मुझे अगर ये रियलाइज हो रहा है 2 अटेम्प्ट नीट देने के बाद कि नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूं या मैं इसके लिए नहीं बना, वहां से मुझे पॉजिटिव एनर्जी लेके वापस आनी है कि नहीं, मैं इससे बेहतर कुछ करने के लिए बनाऊं शायद, है ना।
मेडिकल में इंटरेस्ट है तो जैसे बताया आपने क्या कर सकते हैं, मेडिकल में बहुत सारी फील्ड्स हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं आप, लैब टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, है ना, वोकेशनल कोर्सेज बहुत सारे मेडिकल में हैं, उसमें जा सकते हैं। जेई नहीं है अगर आप, मतलब जरूरी नहीं कि आप आईआईटी मिले, जरूरी नहीं आप आईआईटी के लिए सिलेक्ट हो पाए एक अटेम्प्ट के बाद, 2 अटेम्प्ट के बाद, तो फिर क्या करेंगे, पढ़ाई तो नहीं छोड़ देंगे। इंजीनियरिंग में दूसरी स्ट्रीम्स देखेंगे, डिप्लोमास देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो। लेकिन अगर इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है कि मैं मेडिकल के लिए बना ही नहीं हूं और मैं उसमें जो है अपना वक्त, अपनी एनर्जी लगाए जा रहा हूं, मुझे ये पता है कि मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हूं, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है ये रियलाइज होना कि मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, ये बहुत जरूरी है लाइफ में। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारी स्टोरीज सोशल मीडिया पे, मीडिया में हम देखते हैं कि लोग अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट दिए चले जाते हैं और मायूस हो जाते हैं, है ना, होपलेस हो जाते हैं, जिंदगी से उम्मीद छोड़ देते हैं। तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि एक वक्त पे आपको ये रियलाइज हो जाए कि मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, मैं कुछ दूसरा काम करूंगा और उसमें एक्सेल करूंगा, फार्मेसी में एक्सेल करूंगा, लैब टेक्नोलॉजी में एक्सेल करूंगा, इंजीनियरिंग की दूसरी फील्ड्स में एक्सेल करूंगा, एयरक्राफ्ट में जाऊंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाऊंगा, लॉ में जाऊंगा। ये तमाम करियर ऑप्शंस हमारे सामने हमेशा खुले होते हैं। जरूरत इस बात की होती है कब लाइफ में वो कौन सा मोमेंट है जहां हम सही फैसला करते हैं, वो मोमेंट आना बहुत जरूरी है लाइफ में। अस्सलामुअलैकुम। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं टीचिंग भी कर रही हूँ और साथ में नीट की भी कोचिंग कर रही हूँ, और टीचिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली पे हूँ। तो क्या मैं कर सकती हूँ कंटिन्यू? आपका सवाल था कि आप टीचिंग कर रही हैं और इसके साथ में नीट की कोचिंग कर रही है, नीट की कोचिंग कर रही है जी, नीट की कोचिंग कर रही जी। तो सवाल क्या है उसके बाद? मैं उसके साथ टीचिंग कंटिन्यू कर सकती हूँ या नहीं? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और काफी ये कह रहे हैं कि नीट को ध्यान दो और टीचिंग मत करो। नहीं, आपकी टीचिंग आपकी नीट में किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है वो आपको सोचना पड़ेगा। टीचिंग जो आप कर रही होगी वो आपकी नीट में किस तरीके से काम करेगी, नीट में क्या हेल्प करेगी, आपके सब्जेक्ट बेस को स्ट्रॉन्ग करने में क्या हेल्प करेगी, वो उस तरीके से आप करिए। और टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से नीट को और अपनी टीचिंग को इक्वल वक्त दे पाए, तो इंशाल्लाह मैनेज होगा। देखिए, आपका जो सवाल है वो आपका पर्सनलाइज सवाल है कि आपको अब ऐसे समझिए कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा, आप उनसे पूछेंगे। जो आपका सवाल है, हम एट द एंड ऑफ द डे आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करेंगे, राइट। अगर आपने टीचिंग कर लिया, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपका नीट एक्सेल है, क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रही है, क्योंकि आपका एक गोल है कि मुझे नीट क्लियर करना है, राइट। और आई यूज्ड टू डू अ स्टडी विद मी दैट स्ट्रीम्स, राइट। तो नीट वाले में स्पेशली मेरे पास आ जाता है, वो 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते थे। क्या आप इतना पढ़ रही हो? क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन उनसे है और प्लस ड्रॉप ईयर्स भी हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं कहीं कि जेई से भी ज्यादा नीट में ज्यादा पार्टिसिपेंट होते हैं और सीट्स बहुत कम है। तो ये आपको डिसाइड करना, राइट। कहते हैं फीस ज्यादा लगती है, स्कॉलरशिप में जो आपने एग्जाम के बारे में बताया उसमें डिटेल में बता सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा आपको, मैं शॉर्ट में एक्चुअली आपका आंसर करूंगा क्योंकि बहुत अच्छी बात इन्होंने सर ने कर दी, क्योंकि शॉर्ट इंप्रेशन में आपका आंसर कर दिया जाए। मैंने आपको बता दिया था साथ में कि स्कॉलरशिप का भी अगर हम एक सेशन रखें तो शाम तक चल जाएगा आराम से, क्योंकि स्कॉलरशिप भी एक स्कॉलरशिप नहीं है, उसको कैसे अटेंड कर सकते हैं, उसको उससे क्या प्रोसेस रहती है, राइट। तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक चीज बता सकता हूँ कि आपको स्कॉलरशिप कैसे लेनी है, कहां से लेनी है, आगे और क्या कौन सी स्कॉलरशिप है वो आपको बताने के बाद फिर ये आपका जिम्मेदारी होती है कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है, राइट। जो आपकी जो लोकल टीम है आप उनसे पता कर सकते हैं। नीट की स्पेसिफिक स्कॉलरशिप भी होती है, जैसे कि ये आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, कॉलेज में जो जाने के बाद भी ज्यादा जैसे कि एम्स आकर निकल जाए आपके, या MNC होता है कॉलेज, अगर वो निकल जाए तो उसकी कॉलेज के अंदर जाके स्कॉलरशिप भी होती है। तो ये आपको देखिए, नीट में आप 2 तरीके से एडमिशन मेडिकल में लेते हैं, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में आते हैं। कोशिश करें कि
इतनी मेहनत हो, इतनी अच्छी तैयारी हो कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस बहुत नॉमिनल होती है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं इजीली। मुश्किल तब आती है जब हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहां में फिर स्कॉलरशिप ढूंढनी पड़ती है, वहां पे देखना पड़ता है। और प्राइवेट कॉलेजेस हम सब जानते हैं कि वो बहुत महंगे होते हैं आज के वक्त में, है ना। नीट कितना महंगा हो गया है, एमबीबीएस की फीस जो है प्राइवेट कॉलेज में लाखों में होती है। तो हमारी मेहनत इस तरीके से हो कि हम अच्छी रैंक के साथ गवर्नमेंट कॉलेज में जाए। मेरा एक सवाल था आपसे, क्या हर बार एक इंसान सही करियर पहली बार में चूज नहीं कर पाता? जरूरी नहीं कि हमने जो चीज एक बार दे दी तो वो हमारा करियर है सही चूज कर लिया हमने, लगता है बाद में गलती हो गई तो क्या कर सकते हैं उसमें? सही करियर, मैं एक्चुअली कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने साइंस भी पढ़ी है एक साल, उसके बाद मैं कॉमर्स की तरफ आया हूँ। तो सही करियर का तो तब पता चलता है चूज करने का जब हम पढ़ के देखते हैं चीजों का, लेकिन क्या हम वक्त रहते सही करियर को चूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम वाकई क्या पढ़ना चाहते हैं, ये सबसे अहम सवाल है, या क्या बनना चाहते हैं। और इसके साथ हमें एक चीज का ख्याल ये रखना होगा कि हमें हमारी एक्सपर्टी क्या है, यानी हम सबसे अच्छा कौन सी चीज पढ़ते हैं। हम सबसे अच्छा मैथ पढ़ लेते हैं, सबसे अच्छा साइंस पढ़ लेते हैं, या सबसे अच्छा कॉमर्स पढ़ लेते हैं, या आर्ट्स पढ़ लेते हैं। तो अगर कोई चीज हम सबसे अच्छा पढ़ रहे हैं तो उसमें फिर हमें पढ़ने में मजा भी आएगा। अगर ये 2-3 सवाल हमने पहले से सोच के रखे हैं अपने ध्यान में, हमें पता है हमें पढ़ने में किस चीज में मजा आ रहा है और सबसे अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है जब मजा भी आएगा और सबसे अच्छा भी पढ़ेंगे तो सबसे बेहतर भी पढ़ेंगे, और जब सबसे बेहतर पढ़ेंगे तो दूसरी चीज चूज करने की जरूरत पड़ेगा नहीं होगी। सर ने बहुत अच्छी बात की और बहुत पॉइंट की बात की। मैं इस चीज को देखता हूँ कि हम सवाल बहुत कुछ पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं साइंस लूं, मैं कॉमर्स लूं, मैं क्या करूं, मुझे स्कॉलरशिप मिली। हमें कभी अपने आप से पता करना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है। सवाल ठीक है, जैसे जब मैं बोल रहा था पहले मैंने ये कहा था कि पहले आप अपने डिसाइड करो कि आपको मतलब एक डोमेन बनाओ कि मुझे क्या क्या चीज पसंद है। जब आप लिखने बैठोगे कि आप एक HCF जानते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैथ में सबने पढ़ा होगा कि ये सब चीजें कॉमन है। कि जब मैंने लिस्ट बनाई है उसके अंदर सब चीजें क्या कॉमन है, मुझे मैथ भी पसंद है, अच्छा मुझे हिस्ट्री भी पसंद है, कुछ चीज आएगी ना, तो आप उस चीज को नोट डाउन कर लो। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो इंटरेस्ट आया है वो मैथ्स में आया है, कुछ साइंस में आया है, कुछ जब मैंने 10th ली, फिर आप जब चूज करोगे आप 11th में, आपने फिर मिड टर्म तक पढ़ा और फिर जब आपने एग्जाम दिए उसमें मिड टर्म के, फिर आपको जब पढ़ना स्टार्ट करोगे 11th में, तो आप फिर आपको पता जाएगा कि साइंस कैसी है या आर्ट्स कैसी है। फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आपको यहाँ का नहीं पता, दिल्ली में अंदर ये एक वो होता है कि अगर मिड टर्म तक आप चेंज करना चाहो अपनी स्ट्रीम आप कर सकते हैं, राइट। तो आपको टेस्ट देखना है कि आपको क्या पसंद है, तो ट्राई करो फर्स्ट में एक बार में साथ हो जाए, और बाकी कोई ऐसा नहीं है कि आप फिर बाद में भी रिवर्ट कर सकते हो। एक बार करियर ले लिया तो फिर आपको उसका फाइनल तक लेके जाना है, फिर आपको चेंज करने नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक नॉर्मली आजकल देखा जाता है, हमने वेब सीरीज देखी एक CA की और उससे इंस्पायर हो गए, फिर हमने सेकंड वेब सीरीज देखी एक IAS की, उससे इंस्पायर हो गए यार ये बढ़िया है। तो मतलब हाउ टू डिसाइड व्हाट इज बेटर एंड व्हाट इज माय इंटरेस्ट। सिर्फ 2 चीजें हैं, पहला कि मुझे किस काम को करने में अच्छा लग रहा है, मैं किस काम को अच्छे से कर पा रहा हूँ, दूसरा क्या मैं उसको लगातार कर पा रहा हूँ। इंटरेस्ट अगर आपका टेम्पररी है, आज CA बनना है कल कुछ और बनना है, वो इंटरेस्ट नहीं है, फिर कहीं और से मोटिवेटेड है, क्या वो उसमें कंसिस्टेंसी है, क्या मैं वो लगातार बनना चाहता हूं, क्या मैं उसके लिए मोटिवेटेड हूं। तो 2 चीजें आपको अब खुद से पूछनी है, मुझे मजा किस काम में आता है और क्या मैं उसको लगातार कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं कल बदल जाएगा, ये 2 चीजें क्लियर है तो वही आपका इंटरेस्ट है। आपने बहुत बेसिक मदरसे से पढ़ा पहले, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खुद मेहनत करके एंट्रेंस क्रैक किया, अब PhD कर रहे हैं, साथ में नेशनल सेक्रेटरी भी हैं SI ऑफ इंडिया के, और ऐसे कई स्टूडेंट्स की मिसाल है। तो ये तो सबसे पहले बहुत स्पेसिफिकली अपने जहन से निकाल देना चाहिए कि हम किसी स्कूल में पढ़ेंगे और उस स्कूल की किसी वजह से कोई इमेज है तो कामयाब नहीं होगी। जिस बच्चे के अंदर हिम्मत है, हौसला है, और उस बच्चे को उस हिम्मत हौसले के साथ बर वक्त वो तरबियत की गई, वो उसको उभारा गया,
उसकी उसी वक्त जो है उसकी जहन बनाया गया माँ बाप की तरफ से, तो वो कोई भी स्कूल हो, कोई स्कूल मैटर नहीं करता, वहां से भी पढ़ेगा। इसमें ऐड करें कलम। मेरे ख्याल से आज के वक्त में स्कूल से ज्यादा घर बहुत जरूरी है, कि स्कूल में बच्चा जो है चंद घंटे रहेगा, 6 घंटे रहेगा मैक्सिमम, है ना। उसके बाद तो वो घर पे है, तो घर पे वो क्या क्या कर रहा है, घर पे उसको कैसी तरबियत हासिल हो रही है, घर पे उसको कैसा मोटिवेशन मिल रहा है, स्कूल में जो चीजें छूट जा रही है वो घर पे कवर हो रही है या नहीं हो रही है, मोरल एजुकेशन है उसकी, लैंग्वेज पे कमांड है ना। तो ये सारी चीजें अगर उसको घर से मिल रही है और घर में उसकी तरबियत बहुत अच्छी तरह हो रही है, तो स्कूल मायने नहीं रखता कि स्कूल क्या है। सरकारी स्कूल से पढ़े हुए, अभी यहाँ पे 2 मिसालें आपके सामने बैठी थी, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और जो दूसरे मैम थी। तो स्कूल डजंट मैटर, है ना। माहौल ऐसा है कि इतना कॉर्पोरेट जो है एजुकेशन में घुस गया है कि हम देखते हैं कि स्कूल का लेवल ये होगा तभी बच्चा कामयाब होगा, है ना। वो कुछ और बना रहता है बच्चे को। उसमें मैं तफसील से बात करूंगा कि जो मॉडर्न एजुकेशन है या जो कॉर्पोरेट एजुकेशन है वो हमारे जहनों को किस तरीके से ब्रेन वॉश करने का काम करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेरे नजदीक वो घर है, वो घर की तरबियत है। इसके अलावा हम एक एक स्कूल के बच्चों का नाम जो है यहाँ से उसको हम बताएंगे, तो वो बच्चे आ जाएंगे और अपना प्राइज ले लेंगे। तो सबसे पहले जीजीआई से मिस जिया गोपीचंद, इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है पूरे स्कूल में। तो मैं हमारे डॉक्टर माते रिजवान अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इन्हें इनाम से नवाजें। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म हो चुका है। इसके बाद यहाँ से चंद स्कूलों को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया जिनके स्टूडेंट ने टॉप किया है, उन बच्चों को यहाँ पर प्राइज देकर उनको सम्मानित किया गया। डिफरेंट स्कूल के यहाँ पर टॉपर बच्चों को सम्मानित किया गया है एसआईयू की तरफ से। कुछ लोगों ने जो है यहाँ पर बच्चों को इनाम दे करके उनको सम्मानित किया। केयरफुली सुने और जिनके पास कॉपी और पेन है वो उसको नोट करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि बताया गया कि अभी जो चंद बातें मुझे आपके सामने अर्ज करनी है उसका थीम है स्टडी, स्ट्रगल और सर्विस। आज से 10 साल पहले मैं अपने आप को इस जगह पे देखता हूं जहां पे हमारे बहुत से साथी बैठे हुए हैं इसी तरह के किसी करियर गाइडेंस के प्रोग्राम में, इसी तरीके के 10th के तकरीबन जब मैं 10th में था 2014-15 में, तो हमारे स्कूल में कंपटीशन हुआ और वो कंपटीशन ये था कि क्लास को डेकोरेट करना था और इस क्लास को जो सबसे अच्छा डेकोरेट करेगा उसको अवार्ड मिलना था। तो 10th में जब आप आ जाते हैं तो आपके अंदर एक सीनियरिटी का फील होता है स्कूल में कि आप सीनियर हो गए हैं, आप बड़े हो गए हैं, आप बोर्ड देने जा रहे हैं, पहला बोर्ड देने जा रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप होता है, बहुत मोरल हाई होता है आपका। तो सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ लेके आ रहे थे क्लास को डेकोरेट करने के लिए। मैं थॉमस अल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, बल्ब को बनाया था, उसका एक कोटेशन एक चार्ट पेपर पे लिख के लेके गया और उस कोटेशन पे लिखा था, टुमारो इज माई एग्जाम बट आई डोंट केयर बिकॉज अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। तर्जुमा यह है कि कल मेरा एग्जाम है, कल मेरी परीक्षा है, इम्तिहान है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि मुझे पता है कि कागज का एक टुकड़ा जो है वो मेरे फ्यूचर को, मेरे भविष्य को, मेरे मुस्तकबिल को डिसाइड नहीं कर सकता। ये थॉमस अल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया था उसका कोटेशन था और मैंने वो दीवार पे लगा के चिपका दिया। तो हमारे जो प्रिंसिपल सर थे वो जब मुआयना करने आए, देखने आए, तो उन्होंने वो पढ़ा और उन्होंने पूछा ये कौन लिख के लाया है, तो मैंने बताया मैं लिख के लाया हूं। तो वो गुस्से में बोले कि दैट सिंगल शीट ऑफ पेपर विल डिसाइड योर फ्यूचर। ये जो एक कागज का टुकड़ा है यही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है कि कल आप क्या होंगे। उस कागज के टुकड़े से मुराद मेरी 10th की या 12th की मार्कशीट है।
तो मैं सिर्फ हाथ उठा के आप बताएं कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी 10th की या 12th की मार्कशीट मेरा मुस्तकबिल, मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर तय करेगी? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मुस्तकबिल में, मैं फ्यूचर में क्या होऊंगा, क्या करूंगा, उसको मेरी 10th की या 12th की मार्कशीट तय करेगी? कितने लोग को ऐसा लगता है? कोई भी नहीं है। यानी हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, इस बात पे एग्री करते हैं कि हमारा जो बोर्ड का एग्जाम है, जो 10th का एग्जाम है, जो 12th का एग्जाम है, वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी करियर में एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो मेरा फ्यूचर, मेरा पूरा मुस्तकबिल तय कर दे, है ना। मैं 20 साल की उम्र में जो कर रहा हूं या 22 साल की उम्र में जो कर रहा हूं, मैं अगले 40 साल, अगले 50 साल क्या रहने वाला हूं, वो क्या ये एग्जाम तय कर सकता है? क्या उसे इतना मुझे इख्तियार देना चाहिए कि वो ये तय करे, कोई क्लास, कोई एग्जाम ये तय करे कि मैं कैसा, मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है? तो इसका जवाब होगा कि नहीं। मेरा 10th या मेरा बोर्ड का एग्जाम, मेरा 12th का एग्जाम ये तय नहीं करेगा कि मैं कैसा होने वाला हूं, मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। लेकिन वो ये जरूर तय करेगा कि मैं लाइफ में क्या करूंगा, मेरा मोटिवेशन क्या होगा किसी काम को करने के पीछे, मेरा मकसद क्या होगा किसी काम को करने के पीछे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने 10th के एग्जाम को, अपने 12th के एग्जाम को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें कि वो हमारी पूरी जिंदगी भर का दर्द बन जाए या जिंदगी भर का ट्रॉमा बन जाए, तो जरूरी है कि हम अपनी तालीम का, अपनी एजुकेशन का मकसद समझें कि हम दरअसल जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ने वाले हैं या जो पढ़ेंगे आगे, वो दरअसल क्यों पढ़ेंगे। हम स्कूल जाते हैं तो क्यों जाते हैं, हम बोर्ड एग्जाम देते हैं तो क्यों देते हैं, हम 12th के बाद कोई करियर चूज करेंगे तो क्यों करेंगे। अगर ये मकसद हमें बहुत बुनियादी मकसद क्लियर होगा इस वक्त, इस स्टेज में लाइफ की, तो हम आगे आने वाले वक्त में, हो सकता है हमारी लाइफ में कोई भी स्टेज आए, कोई भी मरहला है, लेकिन हम हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हमारे सामने एक मकसद होगा, एक वाज़ेह मकसद हमारे सामने क्लियर होगा। तो मेरे नजदीक या जिस मजहब से मैं आता हूं, इस्लाम, उसके नजदीक तालीम का बहुत ही क्लियर कट मकसद जो है वो अल्लाह ताला बताता है, और वो ये बताता है कि तालीम जो है, इल्म जो है, उसका मकसद ये है कि मैं इस दुनिया को, इस दुनिया के बनाने वाले को, इस दुनिया के लोगों को, जिस दुनिया में मैं रहता हूं, उसको ज्यादा बेहतर समझ सकूं। मैं तालीम इसलिए हासिल करूं ताकि मैं जान सकूं कि मैं कौन हूं। मैं तालीम इसलिए हासिल करूं ताकि मैं ये जान सकूं कि ये दुनिया बनाने वाला कौन है। मैं तालीम इसलिए हासिल करूं ताकि मैं ये जानूं कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं। मैं तालीम इसलिए हासिल करूं ताकि मैं जानूं मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूं। ये 4-5 बुनियादी सवाल हैं जो हमारी तालीम से, जिनका हल निकलना चाहिए, जिनका जवाब मिलना चाहिए। हमारी तालीम का ये मकसद हो सकता है कि मैं एक अच्छी जॉब हासिल करूं। हमारी तालीम का ये मकसद हो सकता है कि मैं अच्छे पैसे कमाऊं। हमारी तालीम का ये भी मकसद हो सकता है कि मैं अच्छे मार्क्स हासिल करूं, समाज में मेरा नाम हो। लेकिन तालीम का प्राइमरी मकसद अगर हमारा ये नहीं है, तालीम का प्राइमरी मकसद अगर हमारा ये नहीं है कि हम ये जान सके कि हम कौन है, तालीम का अगर प्राइमरी मकसद ये नहीं है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, और अगर ये मकसद तालीम का नहीं है, ये जवाब अगर मेरी तालीम नहीं दे रही है कि मैं इस समाज में किस हैसियत में रहता हूं और इस समाज में क्या करने आया हूं, ये वो बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब मेरी इस पूरे तालीमी स्ट्रगल को देना चाहिए। मैं 20 साल, 25 साल, 30 साल अगर किसी काम में लगा दूं, ऑलमोस्ट 30 साल आप सब पढ़ने में लगाते हैं। मेरी उम्र 27 साल है, अभी मैं पीएचडी कर रहा हूं, 2 साल में पीएचडी कंप्लीट कर लूंगा। 30 साल मैंने काम में लगाया है ना, क्लास नर्सरी से पीएचडी तक 30 साल मैंने किसी काम को दिए। लेकिन वो 30 साल की मेहनत अगर ये बुनियादी सवाल हल ना कर पाए कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा समाज में क्या रोल है, मैं क्या इसीलिए हूं कि मैं 30 साल किसी काम में लगा हूं, एक नौकरी हासिल करूं, खाऊं पीऊं और करियर सेट करने के बाद एक अच्छी फैमिली बनाने के बाद इस दुनिया से चला जाऊं। अगर ये बेसिक मकसद है तालीम का, तो मेरे ख्याल से ये वो बड़ा मकसद नहीं है जिसके लिए हम तालीम हासिल कर रहे हैं। हम कोई भी स्किल सीख करके पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिक 12th कर लीजिए, कोई स्किल सीख लीजिए और पैसा कमाइए, और उसके बाद ठीक ठाक करनी बनाइए और इस दुनिया से चले जाइए। लेकिन मैं जिस दुनिया में आया हूं, मैं जिस समाज में रहता हूं, क्या मैं अपनी तालीम से
उस समाज पे और दुनिया पे कोई पॉजिटिव, कोई मुस्बत, कोई सकारात्मक असर छोड़ के जाऊंगा क्या मैं जैसे दुनिया में आया था उस दुनिया को वैसे ही छोड़ के चला जाऊंगा, या उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करके जाऊंगा? क्या मैं इस समाज में आया हूं, उस समाज में मैं कुछ पॉजिटिव करके जाऊंगा? क्या उस समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा मैं? ये वो बुनियादी मकसद है तालीम का, जो हम सबके सामने होना चाहिए कि मैं जिस तालीम को हासिल कर रहा हूं, मैं उसके जरिए समाज को बदलने में क्या रोल प्ले कर सकता हूं, अपने आप को भी बदलने में और इस समाज को भी बदलने में। अपने आप को कैसे बदलूंगा कि मैं जैसा इंसान पहले था, तालीम हासिल करने के बाद मैं वैसा इंसान नहीं रहूंगा। मेरे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, मेरे अंदर जो गलत चीजें होंगी वो दूर होंगी। मेरी पर्सनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं एक सवाल के जवाब में भी कह रहा था। हम सब कुछ करने के लिए नहीं बने। हमें लाइफ में किसी एक मोमेंट पे ये समझना पड़ेगा कि हम सब कुछ नहीं कर सकते। हमारी एनर्जी, हमारी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है बहैसियत इंसान, और उस लिमिटेड एनर्जी को, उस लिमिटेड टाइम को, उस लिमिटेड कैपेसिटी को हमें बहुत अच्छी तरह और बहुत पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है। अननेसेसरी चीजों में अपना वक्त, अपनी एनर्जी लगाना, मतलब ये कि हमें जो नेमत मिली हुई है ऊपर वाले से, अल्लाह ताला ने हमें जो एनर्जी दी है, हमें टाइम दिया है, उसको हम कहीं और गलत लगा दें और हमें बाद में रियलाइज हो कि नहीं, हम तो जो है गलत कर रहे थे अभी तक, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वक्त हमें अपनी प्लानिंग इस तरीके से करनी होगी कि हम कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बहुत सारे करियर ऑप्शंस यहाँ पे सब लोगों ने बताए। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जेई करना है, नीट निकालना है, सीए बनना है। किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है? किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है? और सबसे बुनियादी चीज, किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे टीचर बनना है। टीचिंग प्रोफेशन को हम इतना अंडर एस्टिमेट करने लगे हैं, जबकि हम खुद मैम स्टेज पे मौजूद हैं जो खुद पढ़ाती होंगी आप लोगों को। टीचिंग एक वक्त में बहुत ही नोबेल, बहुत इज्जत याफ्ता और बहुत ही अच्छा प्रोफेशन समझा जाता था। टीचर की उस समाज में इज्जत होती थी। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, पैशनेटली टीचर बनना चाहते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जो पत्रकार बनना चाहते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो लॉयर बनना चाहते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो अच्छी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? इस समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। हम में से कितने लोग हैं जो अच्छी पॉलिटिक्स समाज में करना चाहते हैं? तो हमें बिना कोई प्रेशर लिए, मैं नहीं कह रहा हूं नीट इंटरेस्ट नहीं हो सकता, मेडिकल इंटरेस्ट नहीं हो सकता, आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें एक्सेल करिए। आप एम्स को टारगेट करिए कि मुझे एम्स में एमबीबीएस करना है। आपको इंजीनियरिंग करनी है, आप आईआईटी को टारगेट करिए कि मुझे आईआईटी से इंजीनियरिंग करनी है। टारगेट वहां रखिए। लेकिन अगर आप समाज के बर्डन में, पीयर प्रेशर में, दोस्तों के प्रेशर में, जो ट्रेंड समाज में चल रहा है उसके प्रेशर में फैसला अभी लेंगे, तो ये फैसला जिंदगी भर जो है हमारे लिए बर्डन बन जाएगा। तो हमें अभी ये तय करना पड़ेगा कि हम किस चीज में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, और गलतियां करके ही सीखेंगे। वो इंसान जो गलतियां नहीं करता वो नहीं सीख सकता। मैं आपको इसीलिए ये बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने एक्सप्लोर किया है, गलतियां की हैं। यूपीएससी कोच कौन होते हैं? यूपीएससी के जो कोचिंग देते हैं वो कौन होते हैं? उनमें से कोई आईएएस नहीं बना होता कभी, लेकिन वो हर अटेम्प्ट में फेल होता है। तो वो ये बता सकता है कि कौन सा रास्ता गलत है, कहां नहीं जाना है, क्योंकि वो ट्राई करके आया है। तो मैं अपने तजुर्बे से ये बता सकता हूं कि मैंने 10th किया, 10th के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैथ्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे नंबर्स का गेम समझ में नहीं आ रहा है, मैं मैथ्स नहीं करूंगा। मैंने बायोलॉजी ली, बायोलॉजी में इंटरेस्ट आया, बायोलॉजी में अच्छा किया, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ बायोलॉजी लेके आप मेडिकल नहीं कर सकते, कॉम्बिनेशन में फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी और केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं सिर्फ बायोलॉजी लेके जो है काम नहीं कर सकता। तब तक आर्ट्स समझ में आया, हिस्ट्री पढ़ना शुरू की, लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, तो वहां लगा कि यहां कुछ हो सकता है। ये चीज समझ में आ रही है, लिटरेचर समझ में आ रहा है ना, नॉवेल्स पढ़ता हूं तो समझ में आ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो समझ में आ रहा है, तो आर्ट्स चूज की, बीए किया, एमए किया, अभी पीएचडी कर रहा हूं। तो लाइफ के किसी ना किसी मोमेंट पे आपको ये जरूर रियलाइज होगा कि मैं किस काम के लिए नहीं बना हूं। वो काम उसी वक्त छोड़ना पड़ेगा और वो काम शुरू करना पड़ेगा जिसके लिए आप बने हैं, जिस काम में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये दूसरी चीज। पहली चीज मकसद वाज़ेह होगा मेरा,
प्राइमरी मकसद ये है कि मैं अपने आप को बेहतर समझूं, इस कायनात को बेहतर समझूं, कायनात को बनाने वाले को बेहतर समझूं, दुनिया को बेहतर समझूं, समाज को बेहतर समझूं और इसमें कंट्रीब्यूट करूं, अपना हिस्सा इसमें लगाऊं। दूसरा कि मैं रियलाइजेशन करूं, और तीसरा और आखिरी चीज जो है, मेरी इमेजिनेशन जो है वो बहुत अच्छी हो। हमारे वक्त का क्राइसिस ये है जिस वक्त में हम और आप रह रहे हैं, हमारी इमेजिनेशन नहीं है, सपने नहीं है, सोचना हमने बंद कर दिया है, क्योंकि हम सब देखना चाहते हैं। हम YouTube पे देख लेते हैं कि सीए कैसा होता है, हम YouTube पे देख लेते हैं कि इंजीनियर कैसे होता है, हम YouTube पे देख लेते हैं मेडिकल कैसे होता है। अभी एआई की बात आई, चैट जीपीटी की बात आई। चैट जीपीटी पे आप एक प्रॉम्प्ट डालेंगे कि मुझे 100 वर्ड का ऐसे लिख के दे दो, वो लिख के दे देगा। लेकिन 100 वर्ड का ऐसे लिखने के लिए जब मैं खुद सोचूंगा तो मैं इमेजिन करूंगा, मैं अपने जहन को दौड़ाऊंगा, तो हमारी इमेजिनेशन कैपेसिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है। हमें इमेजिन करना होगा अपने आप को, अपने सपनों को और इस दुनिया को, जिस दुनिया में हम रहते हैं, एक नई दुनिया को इमेजिन करना पड़ेगा कि हम इस दुनिया को कैसा देखना चाहते हैं, हम इस दुनिया में क्या करना चाहते हैं, क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो ये तीसरी चीज, हमें इमेजिनेशन अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी। और इमेजिनेशन आती है पढ़ने से, इमेजिनेशन देखने से नहीं आती, इमेजिनेशन सुनने से भी नहीं आती। इमेजिन आप तब कर सकते हैं जब कोई चीज पढ़ रहे हो और जहन में इमेजिन कर रहे हो। तो किताबों से हमें अपना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, दोबारा जोड़ना पड़ेगा, चाहे एकेडमिक्स की किताबें हो चाहे नॉन एकेडमिक किताबें हो। और इन तीनों चीजों को अचीव करने में आपको स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO मदद करती है। SIO ऑफ इंडिया आपको वाज़ेह मकसद देती है जिंदगी का, कि आप इस जिंदगी में क्या करने आए, आप इस दुनिया में क्या करने आए। आज के वक्त में जब हर इंसान जो है वो पैसे के पीछे भाग रहा है, आज के वक्त में जब हर इंसान कॉम्पिटिटिव के पीछे भाग रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीछे भाग रहा है, SIO ऑफ इंडिया आपको आपके आसपास आपको ऐसे साथी मिलेंगे, इस आपके इलाके में आपको ऐसे साथी मिलेंगे SIO से जुड़े हुए, जो आपके साथ बैठ के आपकी हेल्प करेंगे ये सोचने में कि हम क्या करने के लिए इस दुनिया में आए, हमारा इस दुनिया में क्या कितना बड़ा रोल है। आपको उस महदूद, उस बहुत छोटे एम से निकाल के आपको एक बड़ा एम देंगे सोचने के लिए। तो SIO ऑफ इंडिया पहला कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में ये करती है कि आपको एक जिंदगी जीने का एक बहुत वाज़ेह मकसद देती है। दूसरा मकसद SIO ऑफ इंडिया देती है कि वो हम इस समाज को बदलना चाहते हैं। SIO ऑफ इंडिया का मिशन ये है कि हम जिस समाज में रहते हैं, हम समझते हैं कि ये समाज जिसमें हम रह रहे हैं इसमें बहुत खराबियां हैं, हम ये समझते हैं कि इस समाज में बहुत गड़बड़ है, हम ये समझते हैं कि ये समाज सही बुनियादों में नहीं बना है, इस समाज में करप्शन है, इस समाज में लूटमार है, इस समाज में बदनवानी है, इस समाज में जो है वो उरियानियत है, बहुत सारी ऐसी खराबियां हैं जो समाज में हम देखते हैं आए दिन। तो हम इस समाज को बदलने का आज़म रखते हैं, इस समाज को बदलने का एम रखते हैं। और समाज को बदलने का काम हमेशा यूथ ने किया है, हमेशा स्टूडेंट ने किया है। आप कोई भी रेवोल्यूशन हिस्ट्री का उठा के देख लीजिए, कोई भी मूवमेंट उठा के देख लीजिए हिस्ट्री का, समाज पे हमेशा असर जिन लोगों ने डाला है वो यूथ होता है, वो नौजवान होते हैं, वो स्टूडेंट होते हैं। रशिया की रेवोल्यूशन पढ़िए, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़िए, इंग्लैंड का रेवोल्यूशन पढ़िए, खुद हिंदुस्तान की जंग आजादी को उठा के देख लीजिए। कौन लोग थे जो लोग इस मुल्क की जंग आजादी में जो लड़ रहे थे, वो सब नौजवान थे, वो स्टूडेंट थे, वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। तो हम ये समझते हैं कि ये समाज जिसमें हम रहते हैं इसे हमें बदलना है, और इस समाज को अच्छे तरीके पे बदलना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ तोड़ फोड़ करके बदलना चाहते हैं। हम इल्म के जरिए, पढ़ाई के जरिए, तालीम के जरिए समाज को बदलने की कोशिश करते हैं। तो हमारा दूसरा ये मकसद है, बदलने की कोशिश है। और तीसरी बड़ी चीज जो है, जो हम चाहते हैं वो ये कि हम अकेले ये काम नहीं कर सकते। मैं चाहूं कि मैं एक दिन उठूंगा और इस पूरी दुनिया को बदल के रख दूंगा, नहीं कर सकूंगा। किसी ने नहीं किया, दुनिया में कोई आदमी अकेला ये काम नहीं कर सका। हमें चाहिए होती है इज्तिमाइयत, हमें चाहिए होता है सपोर्ट, हमें चाहिए होता है एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन। SIO ऑफ इंडिया आपको वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इज्तिमाइयत, वो सपोर्ट, वो ग्रुप देती है कि आप अकेले जो काम नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे साथी उस काम के लिए मिलेंगे। सेम एम, सेम मकसद आपके साथ वो शेयर करेंगे। आपका मकसद भी सेम है, उनका मकसद भी सेम है। 10 लोग मिलकर एक मकसद के लिए काम करेंगे, आसानी से अचीव कर सकते हैं। एक आदमी मिलकर एक मकसद को अचीव करना चाहेगा, नहीं कर सकेगा, मुश्किल होगी। तो SIO ऑफ इंडिया आपको तीसरा जो बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी और मेरी लाइफ में कर सकती है या करना चाहती है, वो ये कि वो आपको ऐसे ग्रुप से, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से,
ऐसी इज्तिमाइयत से, ऐसे लोगों से जोड़ना चाहती है जो समाज को पॉजिटिव तौर पे बदलना चाहते हैं, जो समाज को सकारात्मक तौर पे बदलना चाहते हैं। तो ये मेरी तरफ से कुछ मुख्तसर सी बातें थी। आखिरी बात ये मैं कहूंगा कि आज का दौर क्वांटिटी का दौर नहीं है, क्वालिटी का दौर है। एक जमाना था जब हर इंसान परसेंटेज के पीछे भागता था। एक जमाना था जब सबको 90% चाहिए होता था, 80% चाहिए होता था। अब निजाम ऐसा है तालीम का कि जब आप 12 करके निकलेंगे तो 80% वाला भी सेम लाइन में मिलेगा और 50% वाला भी सेम लाइन में मिलेगा। परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उससे पड़ेगा कि पोटेंशियल किसमें कितना है, कौन एंट्रेंस क्रैक कर लेगा, कौन इंटरव्यू क्रैक कर लेगा, कौन ज्यादा बेहतर जो है बाजी लेके जाएगा। तो कोई नहीं देखेगा कि आपने 12th में कितना परसेंटेज हासिल किया। मैं नहीं कह रहा हूं कम में आप जो है सेटिस्फाई हो जाइए, ज्यादा लगे परसेंटेज, 80 टारगेट करिए, 90 टारगेट करिए, लेकिन इस चीज को हमेशा अपने सामने रखिए कि 12th के बाद 90% वाला और 50% वाला सेम लाइन में मिलेगा। आपका कंपटीशन सेम होगा, आपका इम्तिहान का पर्चा सामने होगा कि जिस यूनिवर्सिटी का हम एंट्रेंस देने जा रहे हैं वो सेम क्वेश्चन पेपर है। हो सकता है 90% वाला ना कर पाए, 50 वाला कर ले। तो क्वालिटी का दौर है, क्वांटिटी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, नंबर्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बड़ा एम रखिए। अल्लामा इकबाल के शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं, मकामात कनात न कर आलमे रंगों ऊपर। कनात का मतलब होता है सेटिस्फाई मत हो जाओ, कम में सेटिस्फाई मत हो। कनात न कर आलमे रंगों ऊपर, चमन और भी आशियां और भी हैं, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का और आपके सब की नजात देता हूँ। बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, बड़ा शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत है आपकी। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क को कि उन्होंने जो एक मजबूत कदम उठाया है। बखुदा हम कंजूसी कर गए इनको अप्रिशिएट करने में, बहुत सारे लोगों ने स्पीचेस दी, लेकिन ऐसा ही के लिए कुछ नहीं कहा। ये जोरदार तारीफ सबके लिए इस तरह से लगी, बहुत ही काबिल तारीफ कदम, बहुत ही मजबूत कदम। और मैं अपील कर रहा हूँ इन तमाम लोगों से जो जुड़े हुए हैं इससे कि नेटवर्क में इस तरह के प्रोग्राम्स की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए ताकि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां आसानी से आगे आ सके और अपनी जिंदगी, अपना राह मुस्तकबिल को तय कर सकें। और एक और मैं खास बात करना चाहूंगा, हमारे मेहमान खुसूसी चले गए, उन्होंने अपनी शिक्षा हिंदी मीडियम से शुरू की। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तभी आप तरक्की करेंगे, आप मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे तभी आप तरक्की करेंगे। आपका मिशन, आपका विजन जब भी पूरा हो जाएगा जब आप एक नॉर्मल स्कूल से तालीम हासिल करेंगे। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ, एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब शाहकार साहब का और सारी टीम का, और जो इज्जत आप लोगों ने मुझे बख्शी है उसके लिए मैं आपका तमाम मशकूर रहूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत, एक बार फिर आपका शुक्रिया, आप इतनी देर से बैठे हुए, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जनाब उताब हुसैन साहब, आज के प्रोग्राम के सदर मुहतरम, और इस प्रोग्राम को, बल्कि इस प्रोग्राम के जो यहाँ पे मकसद था उसको अंजाम तक पहुंचाने में जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया, बिलखुसूस दहीन साहब, उसामा साहब, सलाह साहब। मैं, हालांकि मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि मैं देख रहा हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत और लगन के साथ जो भी उनके पास इल्म था उसको साझा करने की यहाँ पे कोशिश की, मैं उन लोगों का मशहूर हूं। और अपनी बात को बहुत मुख्तसर, चूंकि वक्त है, जाहिर सी बात है वक्त भी हो चुका है, मजबूरियां होती हैं ऑर्गेनाइजर की, तो इल्म करता है जमाने में ज़हानत पैदा, इल्म करता है जमाने में ज़हानत पैदा, जहल इंसान को शैतान बना देता है। इस वर्कशॉप के अंदर अभी लोग आप लोगों को से मुखातिब थे और उन लोगों ने अपनी सी पूरी कोशिश की कि आपके जो भी मसाइल हैं, जो भी सवाल हैं, उनके जवाब दिए जाएं। तो मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि आप जो बच्चे से तवक्को करते हैं, मैं भी ये तवक्को करता हूं कि आप अपने बच्चे की अच्छे मुस्तकबिल के लिए
उसके जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अपने जिंदगी का तरीके को तब्दील करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मंच पर आसीनी सभी सम्मानित और मेरे सामने तशरीफ लाए सभी स्टूडेंट्स और तालिब इल्मात, आप लोगों के लिए तमाम यहाँ पर बहुत सी नसीहतें की गई हैं और जो कुछ भी बातें बताई गई हैं मैं समझता हूँ इससे ज्यादा और कुछ कहने के लिए और बाकी नहीं रहा है। अभी मैडम ने एक चीज कही है कि वक्त की पाबंदी और डिसिप्लिन, ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो अपनी जिंदगी में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जो इंसान को करनी चाहिए, और जो कि वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं। धन्यवाद। तो यहाँ पर तमाम अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स एसआई द्वारा आज इन बच्चों को सम्मानित किया। देख सकते हैं ग्रुप पोज सभी बच्चों के हाथ में, जिनको सम्मानित किया सर्टिफिकेट और अवार्ड देकर यहाँ नवाजाद एसआई ने। और सैयद हसन साहब को गुजारिश करूंगा कि दुआ के साथ वो इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। सैयद हसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। है ईश्वर, हमें दुनिया की अच्छाइयाँ और आखिरत की अच्छाइयाँ अदा कर और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। तो हमारे इल्ल बला। मैं इसके समाप्त करने की अपील करता हूँ। अमीर जमात ने आज के ये प्रोग्राम दुआ के साथ खत्म इख्तिताम फरमाया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्लीज वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट यहाँ जुड़े हैं जिनको सम्मानित किया गया है, तो जरा सा क्या आपका फीडबैक रहा इस प्रोग्राम को लेकर के बताएं। ये प्रोग्राम जो आज का प्रोग्राम था ये बहुत अच्छा रहा है और ऐसा ही प्रोग्राम अरेंज करते रहना चाहिए ताकि बच्चे और मोटिवेट होते रहें और वो तैयारी करें इस तरीके से कि हाँ हमें भी यहाँ जाके कुछ दें, हमें भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए हमारे साथ भी। और ये जो प्रोग्राम करा है बहुत अच्छा करा। थैंक यू जी। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है और ऐसे स्टूडेंट्स मोटिवेट भी होते हैं और ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है, गिफ्ट दे रहे हैं या उन्हें मोटिवेट करने के लिए, तो ये ऐसे अरेंज होता रहना चाहिए। थैंक यू। अगर बहुत अच्छा लगा, हमारे सीनियर हैं, बड़े लोग हैं, इन्होंने हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दी, हमें अपने सवाल के जवाब भी मिले, जिस बात का हमें चाहिए था कि ये जानना है, हमें समझ भी गए, हमें पता भी चल गया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस बात से हमें अच्छा आइडिया लग गया है। मैंने जो प्रोग्राम किया था हमें बहुत अच्छा लगा, हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं। हम चाहते हैं कि वो इस तरह का और प्रोग्राम कराएं ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले। बिल्कुल, थैंक यू। दोस्तों प्रोग्राम के बाद यहाँ पर मुजाहिद भाई के हाउस पर खाने का इंतज़ाम किया गया था, तो आज का लंच तमाम मेहमानों के लिए, चलिए दिखा दें कुछ भी। तो माशाल्लाह पहुँच चुके हैं मुजाहिद भाई के हाउस पर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? तो पहुँच चुके हैं तमाम मेहमान और कुछ आने वाले हैं, पहुँच चुके हैं मुजाहिद भाई के हाउस पर। माशाल्लाह आप देख सकते हैं तमाम मेहमान आज़ाद पहुँच चुके हैं मुजाहिद भाई के हाउस पर और इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज के लंच का। तो हमारे मेहमान भाई पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा मुजाहिद भाई का हाउस में एक्सप्लोर करके दिखाऊँ आपको, यहाँ का स्ट्रक्चर और यहाँ का ट्रेडिशनल जो नेटौर का आर्किटेक्ट रहा वो दिखाता हूँ। देखिए सैयद हसन साहब, मुजाहिद भाई, नफीस भाई और हमारे मेहमान देखिए माशाल्लाह। तो ये छोटी सी गार्डनिंग कर रखी है मुजाहिद भाई ने माशाल्लाह। जी हजरत क्या है ये, कौन सा फ्रूट है? माशाल्लाह नारंगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ बेल है और देखिए, और ये यहाँ का उस वक्त का आर्किटेक्ट देख सकते हैं आप, और जब पुराने वक्त में हुआ करता था वो है मुजाहिद भाई का हाउस माशाल्लाह। और इस पर फ्रूट आ रहे हैं इस वक्त। तो चलिए चलते हैं दोस्तों और लेते हैं खाना। तमाम मेहमान माशाल्लाह आप देख सकते हैं प्रोग्राम के बाद ले रहे हैं आज का खाना, लग चुका है दस्तरखान, बैठे हैं तभी मेहमान सारे।